हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अष्टांग हृदय के 9वें अध्याय द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय के बारे में। बेसिकली इस अध्याय में हम जो द्रव्य होता है, रस, गुण, वीर्य, विपाक तथा उनके जो प्रभाव होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो षड पदार्थ होते हैं या फिर जो द्रव्यादि बताए गए हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि में द्रव्य को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो रस होते हैं, गुण होते हैं, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव, ये सभी क्या रहते हैं, द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। मतलब इनका खुद का कोई आश्रय स्थान नहीं रहता, ये द्रव्य में आश्रित रहते हैं, मतलब द्रव्य में ही रहते हैं। इन धर्मों में हरितकी आदि जो द्रव्य है उनको ही श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये रस आदि जो द्रव्य है, ये रस आदि जो है द्रव्य में आश्रित होते हैं, अर्थात ये रस आदि जो भाव द्रव्य में प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली ये बताया गया है कि जो गुण, वीर्य, विपाक आदि की बात हम कर रहे हैं, रस आदि की बात, वो सभी क्या है, बेसिकली आश्रित होते हैं हमारे द्रव्य में। इसी कारण द्रव्य में आश्रित होने के कारण द्रव्य को इन सभी में प्रधान माना गया है। अब द्रव्य का स्वरूप की बात करें कि द्रव्य कैसे स्वरूप वाला होता है, तो बेसिकली द्रव्य में जिस महाभूत की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार द्रव्य के स्वरूप बनता है। जैसे पार्थिव द्रव्य हो गया तो पृथ्वी महाभूत तो उसमें प्रधान रहेगा, वैसे जल, तेज, अग्नि एवं वायु एवं आकाश, इन सब जो 5 महाभूत हैं उनके संयोग वाला जो द्रव्य होता है, तो इनके सर्वमिदं पंचभौतिक अस्मिन्, इस तरह से द्रव्य का स्वरूप देखने को मिलता है। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे द्रव्य की उत्पत्ति। तो जो द्रव्य है वो बेसिकली पृथ्वी का आश्रय पाकर उस प्रकार का उत्पन्न होता है जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, बेसिकली जो भी हम रूप देखते हैं तो या फिर जो भी आकार होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, पृथ्वी आदि द्रव्य का आश्रय लेकर उसके प्रकार ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी का ही जो गुण होता है या फिर मिट्टी का ही आश्रय लेकर घड़ा उत्पन्न होता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो इनके द्रव्य की उत्पत्ति में क्या कारण होता है। तो बेसिकली द्रव्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जल होता है, क्योंकि जल का कार्य क्या होता है कि वो संश्लेषण करता है, 2 परमाणुओं को एक साथ लाने का कार्य करता है। तो इसके कारण संयोग करने के कारण द्रव्य की उत्पत्ति होते हैं। तथापि इसकी उत्पत्ति में क्या गया, अग्नि, वायु तथा आकाश के समवाय संबंध से ही द्रव्य की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, उक्त पदार्थों में महाभूतों के संयोग भेद से द्रव्यों की भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि अगर उसमें पार्थिव द्रव्य की प्रधानता रहेगी तो पार्थिव द्रव्य रहेगा। अगर जल महाभूत की, जैसे दूध हो गया, तो उसमें जल महाभूत की प्रधानता होने के कारण वो जलीय द्रव्य है। ठीक है, इसके बाद द्रव्य में अनेक रस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो पृथ्वी आदि महाभूत हैं उनके समवाय से उत्पन्न होने के कारण कोई भी द्रव्य क्या होता है, एक रस वाला नहीं पाया जाता। अब जैसे मधुर रस है तो मधुर रस में बेसिकली पृथ्वी और जल दोनों महाभूतों की प्रधानता होती है। इसी प्रकार ये बोला गया है कि जो पृथ्वी आदि महाभूत है उनके समवाय से रस उत्पन्न होता है या फिर द्रव्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी द्रव्य में किसी एक रस का नहीं हो सकता कोई भी द्रव्य, उनमें रसों की अनेकता देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे तो अनेक दोषज रोग के बारे में बात करेंगे। तो जो यहाँ पे बताया गया है कि अनेक रस वाले पाया जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया कि द्रव्य का सेवन करने से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि भी जो होते हैं वो किसी एक रोग या दोष वाले नहीं होते। उस द्रव्य में जो रस हमें प्रतीत होता है वो उसका क्या होता है, प्रधान रस कहा जाता है। तो बेसिकली रस 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक प्रधान रस और एक अनुरस। तो किसी भी द्रव्य के खाने पे, जैसे हम जामुन आदि खा रहे हैं तो उसके खाने पे सबसे पहले हमें उस कसैला रस लगता है, तो वो कसैला जो हो गया वो उसका प्रधान रस हो गया। और उस प्रधान रस के अनुभव के होने के बाद जो कम अनुभव प्राप्त होने वाला रस होता है उसे हम अनुरस कहते हैं। इस प्रकार से रस के 2 प्रकार देखे जाते हैं। ठीक है, अब द्रव्यगत गुरु आदि गुणों की बात की गई है कि द्रव्य में कौन से गुण होते हैं। तो जिस तरह से हम लोग ने विसंति गुण देखे थे, गुरु मंद है स्निग्ध स्लंद, तो वो सभी जो गुरु आदि विसंति गुण हैं वो सभी क्या है, पार्थिव आदि द्रव्यों में रहते हैं। यही द्रव्य क्या होते हैं, मधुर आदि रसों में के आश्रय भी होते हैं। तो ये द्रव्य क्या होते हैं, जो मधुर आदि रस है, 6 रस षड रस बताए गए हैं, ये मधुर आदि रस क्या होते हैं, द्रव्य में आश्रित रहते हैं।
और ये सभी गुण भी क्या है, द्रव्य में ही आश्रित है। तो इस तरह क्या होता है, इनके साहचर्य से होने के कारण वे गुरु आदि गुणों क्या होते हैं, रस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मधुर रस हो गया तो वो सबसे गुरु रस वाला होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम पीछे जाते हैं तो रस उनके गुरु आदि गुण कम होते जाते हैं। इसके बाद पार्थिव द्रव्य का वर्णन देखते हैं। तो पार्थिव द्रव्य कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके गुण क्या होते हैं, वो शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो उक्त पंच महाभूतात्मक द्रव्य है, उनमें जो द्रव्य गुरु, स्थूल, स्थिर तथा गंध गुण प्रधान होता है उसे पार्थिव कहते हैं। तो जो हमारे संसार है, उसमें संसार में से जो भी द्रव्य है जिसमें गुरु गुण होते हैं, स्थूल गुण होते हैं, स्थिर तथा गंध गुण प्रधान वाला जो द्रव्य होता है वो पार्थिव द्रव्य कहलाता है। अब ये जो पार्थिव द्रव्य होते हैं वो शरीर में गुरुता लाते हैं, स्थिरता लाते हैं, शरीर में संघात मतलब ठोसपन करते हैं तथा शरीर में उपचय मतलब शरीर की पुष्टि का कारण होते हैं। इसके बाद आपके मतलब जलीय द्रव्य की बात करेंगे। तो जो द्रव शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र तथा रस गुण प्रधान वाला होता है उसे हम जलीय द्रव्य या फिर आपेय द्रव्य कहते हैं। इन गुणों से युक्त जो आपेय द्रव्य होता है वो बेसिकली स्नेहन करता है, विस्यंदन करता है मतलब शरीर में अविस्यंदी स्राव उत्पन्न करता है, क्लेदन मतलब शरीर में गीलापन करता है, प्रहलादन मतलब शरीर के जो हमारे कोशिकाएं हैं उनको प्रहलादित करता है, तृप्ति प्रदान करता है उनको, साथ ही साथ जो बंधन आदि है शरीर को उसका कार्य करता है। अब इसके बाद हम आग्नेय द्रव्य का बात करेंगे। तो जो द्रव्य रुक्ष होता है, तीक्ष्ण गुण वाला होता है, उष्ण, विशद, सूक्ष्म तथा रूप आदि गुणों में प्रधान होता है उसे हम आग्नेय द्रव्य कहते हैं। और इन गुणों से युक्त जो आग्नेय द्रव्य होता है वो बेसिकली शरीर में दाह, कांति मतलब शरीर में तेज बनाए रखता है, वर्ण प्रसादन करता है, शरीर प्रकाश मतलब रूप आदि देखने में मदद करता है चक्षु को, साथ ही साथ पाचन आदि कराने में भी मदद करता है। अब आगे बात करेंगे हम वायव्य द्रव्य। वायव्य मतलब वायव्य जो वायु महाभूत प्रधान द्रव्य होता है। तो जो द्रव्य रुक्ष, विशद, लघु तथा स्पर्श गुण प्रधान होता है वो वायव्य द्रव्य कहा जाता है। और बेसिकली ये शरीर में रुक्षता लाता है, लघुता लाता है, विशदता, साथ ही साथ विचरणशीलता लाता है एवं ग्लानि मतलब हर्ष क्षय आदि करने का कारण वायव्य द्रव्य होता है। इसके बाद लास्ट में हम नाभस द्रव्य या फिर आकाशीय द्रव्य की बात करें। तो जो द्रव्य सूक्ष्म गुण वाला, विशद, लघु तथा शब्द गुण प्रधान वाला होता है वह नाभस द्रव्य या फिर आकाशीय द्रव्य कहा जाता है। और ये शरीर में क्या करता है, सौशीर्यता मतलब खोखलापन, जहाँ जहाँ जो स्रोतस है हमारे में रक्त स्रोतस, जहाँ से किसी भी तरह का संवहन होता है रस, वहाँ रक्त सहन, तो ये जो खोखलापन लाने का कार्य है वो नाभस द्रव्य करता है। साथ ही सारे सूक्ष्म तथा लघु गुण का होने के कारण शरीर में लघुता उत्पन्न करता है। अब औषधमय द्रव्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बताया गया है कि जो भी पूरे संसार में, सृष्टि में जितने भी द्रव्य उत्पन्न है या फिर जितने भी पदार्थ उत्पन्न हैं उसमें से ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसे हम औषध की तरह उपयोग न कर सके। अर्थात ये बताया है कि जो संपूर्ण सार में कोई भी जो द्रव्य है उसको हम औषध की तरह उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो द्रव्य है वो पंच महाभौतिक है और जो मनुष्य का शरीर है पंच भौतिक ही है। तो इसी कारण से उनमें समानता होने के कारण किसी भी द्रव्य को विविध प्रयोगों से, उपयोगों से हम औपचारिक तरीके से उनका शरीर में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे बताया गया है कि द्रव्यों की क्या क्या विशेषता है। तो जो द्रव्य ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर जाने वाले होते हैं या फिर वमन कराने वाले होते हैं उसमें प्राय अग्नि तथा वायु तत्व के गुण अधिक होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वमन कराने वाले होते हैं उसमें वायु तथा अग्नि गुण प्रधान वाले होते हैं, अग्नि महाभूत प्रधान वाले होते हैं। और जो द्रव्य अधोगामी होते हैं उसमें बेसिकली विरेचन कारक जो होते हैं वे पृथ्वी और जल तत्व के गुण अधिक पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि तो द्रव्य वर्णन यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ तक हम लोग ने द्रव्यों के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम रस आदि का वर्णन करेंगे। तो बेसिकली जो द्रव्यों का वर्णन है उसके करने के बाद अगले मतलब जो 10वां अध्याय है, यहाँ पे उसने 11 लिख दिया है। बेसिकली जो 10वां अध्याय है उसमें रसादि विज्ञानी अध्याय में हम रसों के भेदों का वर्णन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम द्रव्यगत वीर्य का वर्णन देखते हैं। तो द्रव्य मतलब कुछ आचार्य क्या कहते हैं कि द्रव्यगत जो वीर्य है वो 8 प्रकार का होता है। ठीक है,
तो कुछ आचार्य कहते हैं कि जो द्रव्यगत वीर्य है, वीर्य मतलब पोटेंशियल होता है, मतलब कोई भी अगर आप दवा ले रहे हैं तो उसकी कितने दिन की वायबिलिटी है या पोटेंशियल है, कितने दिन तक वो काम करेगा या फिर कैसे वो कार्य करेगा, ये सभी जो डिसाइड करता है उसको ही हम वीर्य कहते हैं। तो वीर्य बेसिकली कि पोटेंशियल कितनी है। तो इसमें कुछ आचार्यगण का कहना है कि 8 प्रकार का वीर्य होता है। उसमें गुरु, स्निग्ध, हीन, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण तथा तीक्ष्ण ये गुण होते हैं। लेकिन चरक जो है उन्होंने अलग मत दिया। उन्होंने उनका कथन यह है कि वीर्य उसे कहते हैं जो क्रिया की जाती है। तो मतलब जो क्रिया करने की क्रिया होती है या कर्तव्य करने की क्रिया होती है उसे वीर्य कहा है इन्होंने। और कोई भी द्रव्य वीर्य के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अतः सभी क्रियाएं क्या होती है, वीर्य द्वारा ही संपन्न होती है, ऐसा चरक द्वारा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद रस आदि में वीर्य की श्रेष्ठता बताई गई है कि रस आदि जो है द्रव्य, गुण, वीर्य, विपाक, रस आदि, इसमें रस आदि में वीर्य की क्या श्रेष्ठता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि विशेषताओं से विपरीत होने के कारण रस, विपाक, प्रभाव को वीर्य संज्ञा नहीं दी गई है। ठीक है। तो क्या बताया है कि विशेषताओं से विपरीत होने के कारण रस, विपाक और प्रभाव को वीर्य संज्ञा नहीं दी गई है। उक्त जो रस आदि है उनको भी वीर्य कहा जा सकता था, पर कहा नहीं गया है, क्योंकि क्या होता है कि गुरु आदि जो 8 गुण है उन्हें ही ये वीर्य संज्ञा दी गई है। अब वीर्य संबंधी अन्य मत भी देखने को मिलता है कि कुछ जो आचार्य है उनका मत ये होता है कि वीर्य सिर्फ 2 होते, एक शीत वीर्य, एक उष्ण वीर्य। तो यहाँ पे एव शब्द जो है निश्चयात्मक है और इसलिए अर्थात वीर्य को बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंटली 2 ही प्रकार का माना गया है, एक शीत वीर्य और एक उष्ण वीर्य। इसके बाद हम वीर्य के लक्षण की बात करें कि वीर्य के क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स सिग्निफिकेंस होते हैं। तो बेसिकली आचार्य जो वाल्वर्ट है उनके अनुसार क्या है, वीर्य 2 प्रकार का होता है, एक उष्ण वीर्य जो कि प्रथम है और दूसरा जो है आपका शीत वीर्य। ठीक है। तो जो उष्ण वीर्य होता है उसके कुछ लक्षण बताया है कि व्रम, प्यास का लगना, ग्लानि मतलब हर्ष से होना, स्वेद, दाह, आंसू पाकिता मतलब शीघ्र पचन होना, भोजन जल्दी पचना, आंसू मतलब जल्दी और बाकिता मतलब पचन, तो आंसू मतलब शीघ्र पचना। ठीक है। एवं वात तथा कफ के दोषों का शमन करना, ये सभी क्या है, उष्ण वीर्य के लक्षण है। तथा शीत वीर्य के लक्षण में बताया कि आदान मतलब मन को प्रसन्न करना, जीवनीय, स्तंभन कारक एवं पित्त एवं रक्त के विकारों को निर्मल करना, ये सभी क्या है, शीत वीर्य का कार्य बताया गया है। अब यहाँ तक हम लोग ने द्रव्य, रस और वीर्य देख लिया। इसके बाद हम आगे बात करेंगे विपाक का वर्ण। तो बेसिकली विपाक वो होता है कि जाठरा अग्नि के संयोग में जब क्या होता है, खाया हुआ भोजन जब जाठरा अग्नि के पास पहुंच जाता है तो शुरू में जो हम मुख में जो रस हमें प्राप्त होता है वो रस कहलाता है, लेकिन वही जब जाठरा अग्नि में आहार का पाचन होने के उपरांत जो रस निकल कर आता है उसे ही हम विपाक कहते हैं। ठीक है। तो जाठरा अग्नि के संयोग से जब खाए हुए मधुर आदि रस युक्त आहार का पाक होने लगता, उसके बाद जो आहार रस, ठीक है, पाक के बाद जो आहार रस अलग से उत्पन्न होता है उसे हम विपाक कहते हैं। अब ये जो विपाक होता है बेसिकली इनके 3 वेद बताए गए हैं। तो प्रायः मधुर तथा लवण रस वाले जो पदार्थ होते हैं उनका विपाक मधुर होता है, अम्ल रस वाले पदार्थों का विपाक अम्ल ही होता है, और कटु तिक्त कषाय वाले जो रस है का विपाक कटु होता है। ठीक है। तो इस तरह 3 विपाक बताए गए हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। तो मधुर विपाक में बेसिकली मधुर और लवण दोनों रस आ जाते हैं, अम्ल विपाक में अम्ल रस आ जाता है, और कटु तिक्त कषाय ये तीनों कटु विपाक में आ जाते हैं। इसके बाद रस, वीर्य, विपाक आदि और प्रभाव, इन सभी की तुलना देखते हैं। तो विपाक का फल मूल आहार रस के समान ही फलदायक होता है। ठीक है। तो जो विपाक होता है उसका जो आहार रस के समान ही फलदायक मतलब इंपॉर्टेंस रहता है, किंतु उसमें भी द्रव्य के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे कि कोई द्रव्य दोष प्रशमन रूप में कर्म करने के लिए शुभ होता है, कोई द्रव्य क्या करता है, दोष प्रकोपन रूप कर्म करने के लिए कारण अशुभ होता है। उसमें भी क्या होता है कि कोई द्रव्य मधुर आदि रस से कर्म करता है, तो कोई पाक से, तो कोई गुड़ से, तो कोई वीर्य से, और कोई प्रभाव से ही कर्म करता है। ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि अलग अलग जो द्रव्य होते हैं उनके अलग अलग सिग्निफिकेंस देखने हैं। कोई द्रव्य अपने रस के अनुसार कार्य करते हैं, कोई द्रव्य अपने वीर्य के अनुसार, कोई अपने गुण के अनुसार, कोई अपने विपाक के अनुसार, तथा कोई द्रव्य अपने
प्रभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ठीक है, तो इनके सबके अलग अलग सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलते हैं। अब द्रव्य का स्वाभाविक बल की बात करें तो द्रव्य का स्वाभाविक बल में द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इनमें से जो बलवान होकर रहता है वही अपना कर्म करता है। ठीक है, तो ये सभी जो रसादि है तो उनमें से जो सबसे ज्यादा द्रव्य में बलवान रहेगा उसके अनुसार कर्म होगा। अगर द्रव्य में रस बलवान है तो रस के अनुसार कर्म होगा, अगर गुण बलवान है तो गुण के अनुसार, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव आदि बलवान है तो उनके अनुसार उस द्रव्य का कर्म देखने को मिलता है। जो बलवान रहता है वो क्या करता है, दूसरे को दबाकर या फिर पराजित कर शुभ अथवा अशुभ कार्य करने में कारण होता है। परस्पर जो विपरीत गुणों का संयोग होने के कारण अधिकांश ये देखा जाता है कि जो बलवान द्वारा अल्प बल वाला होता है वो जीत लिया जाता है। ठीक है, तो मिश्र की ये बोल रहा है कि जो बलवान होता है द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक में, वो क्या करता है, कम बल वाले को दबाकर अपने हिसाब से कार्य करता है। अब रस आदि का स्वाभाविक बल देखेंगे तो रस की समानता होने पर भी क्या बोला है कि कभी कभी रस को विपाक जीत लेता है, रस और कर्म विपाक को वीर्य जीत लेता है तथा रस विपाक वीर्य को प्रभाव जीत लेता है। यह द्रव्य का अथवा रस आदि का स्वाभाविक बल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि जो रस आदि की समानता होने पर भी क्या होता है कि रस से कभी वीर्य ताकतवर हो जाता है, बलवान हो जाता है, रस से विपाक बलवान हो जाता है, रस विपाक से वीर्य बलवान। तो इस तरह से जो बलवान रहता है उसके अनुसार द्रव्य का शरीर पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ तक हम लोग ने वीर्य विपाक आदि देख लिया, अब हम प्रभाव का बात करेंगे। ठीक है, तो प्रभाव क्या होता है, तो बेसिकली रस एवं विपाक आदि की समानता होने पर भी उन द्रव्यों का जो प्रमुख कर्म होता है उसे में प्रभाव ही कारण होता है। अगर रस और विपाक ये दोनों क्या है, प्रभावशाली है या फिर समान है, फिर भी उनके जो कार्य होते हैं वो किसके कारण, प्रभाव के कारण ही होते हैं। जैसे दंती दंती जो कि विरेचक द्रव्य है, उसका बताया कि दंती जो द्रव्य है रस तथा विपाक में क्या होता है, चित्रक मतलब चीता द्रव्य के ही समान होती है, फिर भी यह विरेचक होती है। ठीक है, तो जो दंती द्रव्य है वो क्या होते हैं, रस और विपाक में चित्रक की तरह होती है, लेकिन ये क्या है, विरेचक। इसी प्रकार जो मुनक्का है द्रव्य, उसके रस आदि महुआ के समान होते हैं, लेकिन मुनक्का क्या होते हैं, मधुर होते हैं एवं विरेचक होते हैं। और अन्य में बताया गया है कि जो घृत के रस होते हैं, गुड़ होते हैं आदि दूध के समान होते हैं, फिर भी दूध अग्नि दीपक होता है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो आगे जो देखते हैं कि द्रव्य आदि के क्या कर्म होते हैं। ठीक है, तो द्रव्य आदि के कर्म की बात करें तो इस प्रकार जो इस अध्याय है उसमें द्रव्य या द्रव्यगत रस गुण वीर्य विपाक तथा प्रभाव के कर्मों को समान रूप से हम लोग ने वर्णन देखा। ठीक है, लेकिन द्रव्यों के कर्म में अनेक प्रकार के भेद देखे जाते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक द्रव्य होते हैं उनमें पंच महाभूत के लक्षण ही उनके मूल कारण होते हैं कि वो क्या कार्य करेंगे। तो प्रत्येक द्रव्य की रचना जो होती है वो पंच महाभूत के संयोग से होती है, किंतु यह संयोग क्या होता है, सब में भिन्न भिन्न रहता है। पार्थिव द्रव्य में पार्थिव महाभूतों का ज्यादा संयोग रहता है, उसी तरह आग्नेय द्रव्य में आग्नेय का ज्यादा संयोग रहता है। तो इस प्रकार से सब में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी रचना या संयोग होता है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य जो होता है एक दूसरे द्रव्य से क्या होता है, भिन्न होता है। अब भिन्नता का उदाहरण देते हुए बताए गए हैं, जैसे गेहूं तथा जौ, ये दोनों द्रव्य क्या होते हैं, स्वाद में मधुर होते हैं, तथा गुरु होने पर भी गेहूं क्या करता है, वात विकार का शमन करता है, और जौ क्या करता है, वात को बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो गेहूं होता है और जौ दोनों क्या है, स्वाद में मधुर होते हैं और गुरु होते हैं, फिर भी गेहूं क्या करता है, वात का शमन करता है, लेकिन जौ क्या करता है, वात को बढ़ाता है। उसी तरह मत्स्य मांस स्वादु रस युक्त तथा गुरु गुण युक्त होने पर भी उनको उष्ण बताया गया है, और उसी के समान रस तथा गुण से युक्त जो दूध है उसको शीत वीर्य वाला बताया गया। इसी प्रकार सिंह तथा सुअर का मांस मधुर एवं गुरु होता है, लेकिन विपाक की दृष्टि से सिंह का मांस जो होता है वो कटु होता है और सुअर का जो मांस होता है वो मधुर होता है। तो इस तरह से ये बताया गया है कि उनके कुछ गुणों में भी समानता होने के बाद भी उनका जो प्रभाव होता है अलग प्रकार से होता है, उनका वीर्य अलग होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें भिन्नता देखने को मिलती हैं। तो यहाँ तक था हमारा 9वां अध्याय, जिसमें हम लोग ने द्रव्य आदि देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10वें अध्याय, जिसमें हम रस आदि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो रस भेदी अध्याय है, जिसमें हम रस के अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रस कार्य करता है, कैसे रस के कार्य होते हैं शरीर पे, कैसे उसके महत्वता देखी जाती है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए।